अविनाश, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कहते हुए अविनाश के मन में चल रहे चिंतन को विराम देते हुए कहा। दुनिया के बड़े से बड़े मशहूर लोगों को अपने प्रश्नों से हिला देने वाला आज एक मामूली से इंटरव्यू लेने में इतना चिंतित क्यों हो रहा है? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज तक मैंने फिल्म जगत, खेल जगत और व्यवसाय जगत की हस्तियों के इंटरव्यू लिए हैं, जिसके बारे में कोई भी जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल काम नहीं था। किंतु एक वेश्या का इंटरव्यू, कहते हुए अविनाश रुक गया। तुम यदि उससे वेश्या मानकर इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो मत जाओ अविनाश, क्योंकि वेश्या के रूप में देखकर तुम उससे कुछ नहीं पूछ पाओगे। यदि सच में पूछना चाहते हो उससे कुछ, तो उसका इंटरव्यू शहर की सबसे मशहूर महिला के रूप में लो, जिसके आगे शहर के बड़े से बड़े धुरंधर झुकने को मजबूर हो जाते हैं। जी सर, कहते हुए अविनाश इंटरव्यू कक्ष में पहुंचा तो वहां शहर की सबसे सुंदर स्त्री भी एक बार अविनाश को देखकर असहज हो गई, क्योंकि हमेशा कोट पैंट और टाई के साथ रहने वाला अविनाश आज काली शर्ट और खुले नीले रंग की जीन्स में बहुत स्मार्ट लग रहा था। अविनाश ने मयूरी बाई को देखते हुए हाथ जोड़कर नमस्ते के रूप में अभिवादन करते हुए कहा, अपना परिचय दिया। तो मयूरी बाई ने भी अविनाश के अभिवादन को स्वीकार करते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नमस्ते करते हुए कार्यक्रम शुरू करने का इशारा किया। अविनाश ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, आज के इस शो में मेरे साथ हैं शहर की जानी मानी हस्ती मयूरी बाई। तो आइए शुरू करते हैं। सवालों के इस दौर को कहते हुए अविनाश ने मयूरी से पहला प्रश्न पूछा कि आप 12 साल की उम्र में घर से भाग गए थे। मयूरी बाई ने अविनाश को देखते हुए एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन उसे घर वही कहेगा जो मूर्ख होगा, क्योंकि माँ की मौत के बाद एक बेटी के लिए घर में अकेला रहना बहुत कठिनाई भरा होता है। इसके साथ यदि एक बेटी को उस घर में अपने पिता से ही डर लगने लगे तो वो घर नहीं होता, इसलिए वहाँ से भाग जाना ही बेहतर होता है। लेकिन आप भागकर सीधे शहर के सबसे बड़े कोठे की मालकिन शबनम बाई के पास गई। अविनाश ने उसके चुप होने से पहले ही पूछ लिया। मयूर बाई ने अविनाश को टेकटक देखते हुए कहा कि जिस लड़की की इज्जत को अपने पिता से ही डर हो, तो उसकी इज्जत को सिर्फ कोई कोठा ही बचा सकता है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही स्थान है जहां आपकी मर्जी के बिना आपको कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन शहर की सबसे गंदी जगह जाने में आपको डर नहीं लगा? एक स्त्री को बिना अपनी इज्जत सौदा किए बिना जहां भी इज्जत के साथ रहने को मिले, वह जगह किसी भी स्त्री के लिए बुरी नहीं हो सकती। मयूरी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। लेकिन आप बहुत जल्द शबनम बाई की कुर्सी संभालने भी लगी? अविनाश ने पूछा। हाँ, शबनम माई मुझे अपनी बेटी सा प्यार दिया, और जब मैंने देखा कि आज स्त्रियों की इज्जत को सबसे ज़्यादा खतरा खुद उनके घरों में है, तो मैंने उस रास्ते को चुनकर माई के काम को आगे बढ़ाया। अविनाश ने खुद संभलते हुए पूछा कि आपको शहर के कई लोग गंदी नज़रों से देखते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मैं शहर के जाने माने बुरे लोगों में शुमार होने के बावजूद भी किसी के पास नहीं जाती। लेकिन शहर के एक से एक इज्जतदार रात को मेरे पास आकर नंगे होते हैं। सुबह होने पर वही लोग मुझे देखकर मुंह मोड़ते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को सुनकर बुरा लगाना बेतुका है। मयूरी ने जवाब दिया। आप शहर की सबसे सुंदर स्त्रियों में शुमार हैं, इस बात पर आपको कभी घमंड नहीं हुआ? किस बात का घमंड? कभी तुम्हें अपनी अच्छी आवाज़ होने का घमंड हुआ है अविनाश? शायद तुम्हें ये पता भी ना हो कि तुम्हें कितने लोग सुनते हैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ के कारण। ऐसे ही मेरी सुंदरता के कारण मुझसे लोग मिलते हैं। हंसते हुए मयूरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन आपको कभी नहीं लगा कि आपको ये सब काम छोड़कर कोई अच्छा काम करना चाहिए, जिससे समाज को एक अच्छा संदेश जाए? कौन से समाज को संदेश देना चाहते हैं आप? उस समाज को जो मेरी माँ के मरने के बाद मेरे बदन का रसपान करने को उत्साहित थे, या उस समाज को जब मैं घर से भागी तो 2 रोटी देने के लिए मेरा बलात्कार करने की कोशिश करने वाले समाज को, या फिर रात को मेरे इशारों पर नाचने वाले देश के सबसे इज्जतदार लोगों वाले समाज को? आपको कभी नहीं लगा कि स्त्री को कलंकित करने वाला कार्य कर रही हैं?
इस प्रश्न को सुनते ही मयूरी बाई ने एक बहुत तेज गहरी सांस ली और बोली कि मेरे द्वारा किए जा रहे कामों के लिए तो आपकी सरकार और सामाजिक संस्थाओं को अवार्ड देना चाहिए अविनाश जी, वरना घर में रहने वाली कोई भी बहन बेटी आप जैसे मर्दों के कारण घुट घुट कर मरने को मजबूर होती हैं। वो तो हम हैं कि शहर की हजारों बहन बेटियों की इज्जत बचाए हुए हैं, कहकर उसने ख़त्म करने का इशारा किया। किंतु अविनाश अपनी कुर्सी से उठ नहीं पाया और सोचता रहा कि आखिर सच में ये वेश्या है या हम वैसी, सोचकर जरूर बताइए। इंटरव्यू खत्म हो चुका था, लेकिन अविनाश के दिमाग में शहर की सबसे मशहूर वेश्या मयूरी बाई के दिए गए जवाब चल रहे थे। क्या सच में वैश्यालय ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचा के रखी है? मतलब सरकारों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले हजारों दावे और घोषणाएं सिर्फ ठोकलेबाजी है, सोचकर अविनाश सहज उठा और जाने अनजाने में गाड़ी सीधे शहर के सबसे गंदे कहे जाने वाले इलाके की तरफ मोड़ दी और कुछ ही देर में वह शहर की सबसे सुंदर और मशहूर वेश्या मयूरी बाई के कोठे पर था। पहली नज़र में मयूरी बाई भी अविनाश को देखकर असहज हो गई और फिर खुद को संभालते हुए बोली, आइए अविनाश बाबू, आप भी इस गंदे इलाके की महक से स्वयं को बचा नहीं पाए और आ ही गए शहर के इस रंगीन शहर में गोता लगाने। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। मैं तो बस ऐसे ही इस जगह के बारे में जानने के लिए चला आया। क्या जानना चाहते हैं? चिकने, आजा मेरे साथ, तुझे सब बताती हूँ, कहते हुए रेशमा बोली। मयूरी बाई ने हंसते हुए उससे कहा, नहीं रेशमा, जाओ तुम, ये हमारे मेहमान हैं, यही जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, अविनाश शर्मा। अविनाश ने एकदम से घबराते हुए कहा, अरे आपको मेरा सरनेम कैसे पता, जबकि यह तो मेरे बॉस के अलावा इस शहर में कोई भी नहीं जानता। इस शहर में रहने वाले हर आदमी के बारे में मयूरी बाई इतना कुछ जानती है जितना कि वह खुद नहीं जानता है। पर खुरदार, कहते हुए मयूरी बाई हल्की सी मुस्कुराई। लगता है मयूरी जी अब मुझे चलना चाहिए और शायद आपके काम में भी मेरे कारण परेशानी हो रही होगी। कहते हुए अविनाश थोड़ा सा सकुचाया। जिस रूप में आप बैठे हैं उस रूप में इस शहर का तो क्या, देश का बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं आ सकता अविनाश जी। हाँ, लेकिन यदि आपको किसी ने यहाँ से निकलते हुए देख लिया तो आपको ज़रूर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको नहीं रोकूंगी। मुझे कोई भी देखे, मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता मयूरी जी। अविनाश ने मयूरी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो फिर आइए आप इस रविवार को चाय पर मेरे यहाँ, कहते हुए मयूरी चलते चलते ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, रहने दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। अविनाश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए मयूरी बाई की तरफ हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा कि मुझे अदरक वाली चाय पसंद है। यह सुनते ही जैसे मयूरी बाई किसी ख्वाब में खोकर रविवार का इंतजार करने लगी। जितना उत्साहित मयूरी बाई थी रविवार को लेकर, उससे कई ज़्यादा, शायद कई ज़्यादा अविनाश उत्सुक हो रहा था। और आखिरकार शहर के सबसे बड़े होटल में अविनाश समय से पहले ही पहुंच गया था और वो उस होटल के गेट से आने वाले हर उस व्यक्ति को निहार रहा था। वो उस गेट से होटल के अंदर आ रहा था, किंतु उसे वो चेहरा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कि अचानक अविनाश के चेहरे पर मुस्कान की लकीरें खिल गई और आते ही मयूरी बाई ने कहा, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा लेट हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो तो वेटर ही बार बार आकर पूछ रहा था, सर चाय कब लाना है? मतलब आपने चाय का ऑर्डर दे भी दिया? मयूरी बाई ने आश्चर्य से कहा। हाँ, क्यों, नहीं देना था क्या? अविनाश ने पूछा। अरे नहीं, आखिर हम चाय पीने ही तो आए हैं, अदरक वाली चाय, कहते हुए मयूरी ने चुटकी ली। तब तक वेटर चाय रखकर जा चुका था और अविनाश लाल रंग की बनारसी साड़ी पहने, हंसते हुए चेहरे के साथ, गोल गाल और माथे पर हल्की सी लाल बिंदी के साथ बैठी शहर की सबसे बदनाम लड़की के यौवन को देखकर विचारों के समुंदर में गोते लगा रहा था।
तभी मयूरी ने कहा, सिर्फ चाय ही पियोगे या कुछ बात भी करेंगे? तो अविनाश को उस समुंदर से बाहर निकाला। जैसे कि मुझे पता चल चुका है कि शहर के किसी भी व्यक्ति की जानकारी आपसे छुपी नहीं है, तो मेरे बताने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप ही अपने बारे में कुछ बताइए। आप भी तो इस शहर के सबसे तेज तर्रार पत्रकार हैं, और मैंने तो सुना है आप बड़े से बड़े मशहूर लोगों की जड़ों को खोदकर जानकारियाँ एकत्रित करने का हुनर रखते हैं। तो फिर आप भी मेरे बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। मयूरी ने हल्के से कहा, हाँ बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं जानता ना। अविनाश ने भी हल्के स्वर में मयूरी को देखते हुए कहा, क्या करेंगे आप मेरे बारे में जानकर? मैं उस दलदल में भी जहाँ जितनी बातें छुपाई जाएं, इंसान के लिए उतना ही बेहतर होता है। लेकिन एक पत्रकार के नाते ना सही, एक दोस्त के नाते तो बता ही सकते हो। अविनाश ने कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं, यदि आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। कहते हुए अविनाश चुप हो गया। अविनाश, मैं बचपन से ही पूरी जिंदगी अपने नाम के अनुसार ही उड़ना चाहती थी, लेकिन मेरी सोच और मेरे परिवार का तालमेल शायद हो ही नहीं पाया था। क्योंकि जब मैं 2 साल की थी तो मेरी माँ ने बिहार के सबसे बड़े व्यापारी से शायद इस लालच में शादी कर ली कि वह उनका और उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। किंतु अपने व्यवहार को ही दुनिया मान चुके मेरे पिता अपने व्यवहारिक लाभ के लिए मेरी माँ के जिस्म तक का उपयोग करने लगे, और मेरी माँ इसलिए ये सब सहती रही ताकि मेरा भविष्य सुरक्षित रह सके। किंतु एक दिन माँ से जब बर्दाश्त नहीं हुआ और माँ पापा की रात भर लड़ाई हुई और अगली सुबह मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, तो पापा ने माँ के क्रियाक्रम करने के बाद से ही मुझे अपना शिकार बनाना चाहा। तो मुझे 12 वर्ष की उम्र घर से भागना पड़ा। मेरा सही नाम पंखुड़ी कात्याल है। कहते हुए हमेशा सबके मुंह चुप कराने वाली मयूरी आंखों से बहते झरझर आंसुओं के साथ चुप हो गई। क्या नाम बताया तुमने? अविनाश ने एकदम सपकाते हुए पूछा। पंखुड़ी कात्याल। कहते हुए मयूर उठकर जाने का इशारा करके होटल से बाहर आ गई, और अविनाश के दिमाग में आज से 22 साल पहले पटना के स्कूल में साथ पढ़ने वाली पंखुड़ी कात्याल के चेहरे में खो गया। बीच क्लास में प्रिंसिपल मैम के आने से क्लास एकदम साइलेंट हो गई थी, और सभी प्रिंसिपल मैम की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन मैं तो मैम के साथ आई एक मासूम सुंदर लड़की को लगातार निहारे जा रहा था। पंखुड़ी कात्याल। मैम ने उसका नाम बताया तो अविनाश ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया, तो देखा पंखुड़ी कात्याल अविनाश की बगल में खाली पड़ी सीट पर बैठ गई थी। अविनाश ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अपना नाम बताया? तो उसने अविनाश को लगभग घूरते हुए कहा, और मेरा नाम तो मैम बता ही चुकी है। उसके इस नेचर ने अविनाश को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। छुट्टी होने के पहले अविनाश और पंखुड़ी को प्रिंसिपल मैम ने अपने कैबिन में बुलाया और पंखुड़ी से कहा कि मिस पंखुड़ी, ये अविनाश हैं, आपके क्लासमेट, मॉनिटर। आप इनसे सभी सब्जेक्ट के नोट्स लेकर नोट्स बना लीजिए। तो अविनाश मैम के कुछ कहने से पहले ही सभी सब्जेक्ट के नोट्स पंखुड़ी की तरफ बढ़ा दिए और रूम से बाहर निकलने लगा। तो पीछे से पंखुड़ी ने आवाज़ देते हुए सॉरी कहा। इट्स ओके। कहते हुए अविनाश आगे चलता रहा, तो पंखुड़ी ने बगल में जाते हुए कहा, मुझसे दोस्ती करोगे? शायद अविनाश इसी का इंतज़ार कर रहा था। उसने पंखुड़ी के आगे हाथ बढ़े हुए हाथ थामते हुए हंस दिया और उसके साथ चलने लगा, और थोड़ा ही समय में यह दोस्ती पूरे स्कूल में चर्चा का विषय बन गई थी। शहर के सबसे बड़े पॉलिटिशियन और स्कूल के को फाउंडर श्री नारायण सिंह के बेटे और उसी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी के दोस्ती के चर्चे बहुत जल्दी ही स्कूल से बाहर शहर में भी होने लगे थे। घंटों तक अविनाश का पंखुड़ी के साथ घूमना फिरना ये सब आम था। शायद इसीलिए उस दोस्ती को किसी की नज़र लग गई थी, और अचानक पंखुड़ी सब कुछ छोड़कर सबसे दूर न जाने कहाँ चली गई थी कि अचानक फ़ोन के मैसेज टोन ने अविनाश को यादों के समुंदर से बाहर निकाला, और वह मैसेज देखने लगा कि अचानक एक और मैसेज अविनाश के मोबाइल पर आया। अगर चाय अच्छी लगी हो तो अब डिनर पर चलना पसंद करोगे? बेशक। यदि किसी ढाबे पर चलोगी तो बिल्कुल चलूँगा। अविनाश ने मैसेज का रिप्लाई किया,
और दोनों ने एक दूसरे को स्माइल भेजकर नींद के आगोश में चले गए। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए।